अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वाकया हमें नरमीन ने लाहौर से सेंड किया है और जिस घर में ये वाकया हुआ है उसकी लोकेशन डिस्क्लोज ना करने की दरख्वास्त की है, क्योंकि इनकी रिहाइश अभी भी इसी घर में है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा वाकया लफ्ज ब लफ्ज उन्हीं की जुबानी सुनाऊं, लेकिन उससे पहले आयतुल कुर्सी अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़कर खुद पर दम कर लें, क्योंकि आज का वाकया हमें इस अमल की फजीलत को समझने में भी एक अहम वाकया साबित होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये वाकया सन 2009 का है, जो कि हमारे लाहौर वाले घर में हमारी बड़ी आपी शर्मीन बानो के साथ हुआ था। 2009 में जो कराची के हालात थे, गैंग वॉर्स, टारगेट किलिंग और इंतशार ज़दा इलाके, इन सब से तंग आकर मेरे अब्बू, जो कि कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे, उन्होंने अपनी फैमिली को बिगड़ते हालात की जद से बचाने के लिए लाहौर शिफ्ट करने का सोचा। लेकिन अब्बू को ये नहीं पता था कि जो चीज लाहौर में हमारा इंतजार कर रही है वो कराची के मौजूदा हालात से भी कई ज्यादा खौफनाक है। 2009 के जनवरी के दिन थे जब हमारी फैमिली यानी मैं, मेरी बड़ी आपी, मेरी अम्मी, हमारे वालिद के हमरा कराची को खैराबाद कहकर हमेशा के लिए लाहौर शिफ्ट हुए थे। लाहौर सेफ्टी और रिहाइश के मामले में कदरे बेहतर इंतखाब था, लेकिन जिस घर में हम लोग शिफ्ट हो रहे थे वो कुछ अजीब था। एक पॉश इलाका जो अभी शायद ठीक से आबाद भी नहीं हुआ था या आबाद होने नहीं वाला था। घर क्या, वो एक बंगला था, बहुत स्पेस था, रूम्स भी बहुत कुशादा। हमें नया घर बहुत पसंद आया। सिर्फ एक परेशानी थी कि अब्बू का कारोबार अभी भी कराची में ही था और उन्हें ज्यादातर वक्त कराची में गुजारना पड़ता। महीने में बस 2 बार लाहौर आते तो घर आ जाते, वरना ज्यादातर वक्त कराची में गुजरता और हमारा कोई बड़ा भाई भी नहीं था। तो अब हुआ ये कि हम तीनों माँ बेटियां उस बड़े से घर में अकेले वक्त गुजारने लगे। सुबह को स्कूल जाते, दोपहर में कुरान पाक पढ़ाने ट्यूटर हमारे घर आते और शाम को हमारी सोसाइटी में ही एक कोचिंग था, वहां जाते थे। दिन गुजरते गए और पता ही नहीं चला कब ऐसे 3 वीक्स गुजर गए। एक दिन मैंने शर्मीन अप्पी को घर के पीछे वाले एरिया में, जो हमारा गार्डन एरिया था, वहां बैठे किसी से बातें करते सुना। जब करीब जाकर देखा तो शर्मीन अप्पी मुझे बहुत अजीब तरह से घूर घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो जाओ यहां से। उस दिन से नरमीन अप्पी का बिहेवियर चेंज होने लगा। जब कुरान पढ़ाने ट्यूटर आते तो वो नॉर्मल हो जाती, लेकिन बाकी पूरा दिन स्कूल में ना किसी से बात करती, ना कोचिंग में किसी दोस्त से हंसी मजाक करती, बस खामोश बैठी अपने काम में लगी रहती। एक दिन अम्मी ने उनकी डायरी पर साइन करते हुए देखा कि एक पेज पर एक अजीब सा फिगर बना हुआ है। ये फिगर बहुत डरावना था और जब अप्पी से पूछा तो शर्मीन अप्पी ने छीनने के अंदाज में डायरी अम्मी के हाथों से छीनी और अपना रूम में जाकर काफी घंटों तक रूम में खुद को नॉक कर लिया। अम्मी ने सोचा कि नई जगह है, नया घर है, स्कूल में किसी से कोई बात हो गई होगी या टीचर ने डांट दिया होगा, और बिलाखिर अप्पी को जाकर खाना खिलाया और रात को वक्त पर सोने का कहा। अब मैं आपको बताती चलूं कि शर्मीन अप्पी का बेड मेरे बेड से थोड़ा फासले पर थे। हम एक ही रूम में सोते थे और कभी कभी तो अम्मी भी जब रात को घबरा जाती तो वो हमारे ही रूम में आ जाती और बैठी रहती। कभी हमें सोता देखकर मुस्कुराती, हमारे करीब आती, फिर कमरे से चली जाती। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वो अम्मी ही हैं। लेकिन एक दिन जब मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी आप हमारे रूम में आई और बैठी भी नहीं, तो अम्मी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नरमीन, मैं तो आजकल रात नींद की गोलियां खाकर सोने लगी हूँ, मैं कैसे तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ। मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। अभी ये सब हो ही रहा था कि हमारे कुरान पाक पढ़ाने आने वाले ट्यूटर ने अम्मी को एक दिन एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि आंटी, मुझे शक है कि आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर रही, और क्योंकि मैं कुरान पाक का हाफिज हूँ तो मैं अपने बचपन से ही इन चीजों की मौजूदगी को महसूस करता रहा हूँ। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। ये बात अम्मी ने अब्बू को ना बताकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उन्होंने भी यही सोचा कि नया शहर है, नए लोग हैं, शायद हमें अकेला समझकर ठगने और हमसे चढ़ावे वसूल करने के लिए ये वसवसा हमारे दिमाग में डाला जा रहा है।
जमाना ही ऐसा है कि किसी पर भरोसा करने से पहले भी इंसान सोचता है। फिर एक दिन वो हो गया जो शायद मेरी पूरी जिंदगी का सबसे नाकाबिले फरामोश हादसा है। शर्मीन अप्पी एक दिन रात के तकरीबन 12:15 बजे उठकर अपने बेड पर चढ़कर खड़ी हो गई और मुझे यकीन नहीं आया कि कैसे वो दो मुख्तलिफ आवाज़ों में बोलने लगी। एक आवाज़ उनकी थी, लेकिन दूसरी आवाज़ एक तेज़ गरजदार आवाज़ थी, किसी मर्द की। अप्पी ने चिल्लाकर मुझे बातें सुनाना और गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। पूरे रूम का सामान फेंकने लगी। मैं कंबल मुंह पर कसकर ओढ़े सोने का नाटक करने लगी, लेकिन अगली ही लम्हे अप्पी ने एक हाथ से मेरा पैर पकड़ा और मुझे बेड से नीचे घसीट लिया। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। उस दिन उनके चेहरे से वो अप्पी लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मर्द मेरे सामने खड़ा हो। मैं भागती हुई रूम से बाहर निकल गई और अम्मी के रूम में जाकर उनके बेड के पास बैठ गई और रूम अंदर से लॉक कर लिया। सुबह जब अम्मी उठी तो उन्होंने मुझे देखा और पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? तो मैं उन्हें रात पेश आया पूरा वाकया बता दिया। उन्होंने जब खुद जाकर कमरे का हाल देखा तो कमरा पूरी तरह टूटे हुए शोपीस और बिखरे हुए फटे कपड़ों से भरा था और अप्पी सामने खड़ी चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट लिए अम्मी को देख रही थी। अम्मी भी एक पल के लिए घबरा गई और बोली, शर्मीन ये सब क्या है? ये किसने किया? एक आदमी की आवाज शर्मीन अप्पी के गले से निकलती है। मैं किया ये सब, अब ये हमारी है, तुम लोग सब जाओ यहाँ से, ये यहीं रहेगी, मैं भी यहीं रहूंगा। ये सुनकर अम्मी के पैरों तले जमीन निकल गई। यानी जो कारी साहब बोलकर अम्मी को समझाने की बार बार कोशिश कर रहे थे, आज शर्मीन अप्पी की इन सब हरकतों सकनात ने उसे सच साबित कर दिया था। अम्मी घबरा गईं और अब्बू को फोन लगाया। अब्बू फौरन आनन फानन जैसे तैसे अपने कुछ दोस्तों के साथ एक हाईएस में घर पहुंचे और वो भी अप्पी का चेहरा देखकर डर गए। ये क्या हो गया है मेरी बेटी को? ये सब क्या है गजाला? उन्होंने अम्मी से पूछा। अम्मी सिर्फ खड़ी रोती रहीं। अब्बू ने अब जैसे ही शर्मीन अप्पी को रूम से बाहर लाकर बैठाने का सोचा, शर्मीन अप्पी ने एक जोरदार लात अब्बू के पेट पर मारी, जिससे अब्बू वहीं फर्श पर बैठ गए। उनके साथ आए दोस्त भी हैरानी से अप्पी को संभालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन देखते ही देखते उन सब की भी वही हालत हो गई। एक का तो अप्पी ने सर फाड़ दिया। अब्बू के एक दोस्त जो ये सब देख रहे थे चुपचाप घर से बाहर निकले और कुछ देर बाद एक कदावर शख्स जिनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और आंखें नीली थीं और उम्र 50 के आसपास होगी, उनके साथ घर में दाखिल हुए। जब वो अप्पी वाले रूम में आए जहां सब लोग अप्पी को पकड़े हुए थे, तो अप्पी एकदम चुप हो गई। ना बोला ना चिल्लाना, बस चुप। उन्होंने कहा, इसे छोड़ो और सब एक तरफ आ जाओ, कोई भी इसके करीब खड़ा नहीं रहेगा। फिर कुछ पढ़े लगे और फिर अप्पी के मुंह से चीखें निकलने लगी। वो चिल्लाने लगी फिर से और बोलने लगी, छोड़ दे, जाने दे, छोड़ दे। उसके बाद वो बेहोश होकर गिर गई। वो शख्स कमरे से बाहर जाते हुए अम्मी से बोल गए कि खातून, बच्ची को गुस्ल करवाकर पाक लिबास पहनाकर आराम करने दो। बाद में वो खुद ही जाकर ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ पढ़ने लगे। मैं एक कोने में से चुप कर उनको देखती रही। उनके वजूद में एक सुकून था। घर में भारीपन खत्म हो गया था उनकी आमद से। उन्होंने अब्बू से बोला, एक साफ बर्तन में पीने का पानी लाओ। अम्मी फटाफट किचन से एक पतीली धोकर मिनरल वाटर की न जाने कितनी बोतलें उसमें खाली करके भागती हुई ले आई। अम्मी बहुत परेशान थी और रोए जा रही थी। ये सब हमारे लिए बहुत नया था। उन्होंने एक नज़र अम्मी पर डाली और बोला, आपकी बेटी अब ठीक है, परेशान ना हो, अल्लाह पर यकीन रखें। ये मखलूक हमारा यकीन और अकीदा ख़राब करने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें करती है। अपने खुद को और अपने बच्चों को संभालना है। उन्होंने तफसील से बताया कि ये एक जिन है जो आपकी बेटी पर काबिज हो गया है और उस लड़की के वजूद पर उसका अपना कोई काबू नहीं है। फिर वो बोले कि आप परेशान ना हो, अल्लाह हमारी बच्ची को शिफा देने वाला और हर बुराइयों से बचाने वाला है। इस घर में कुरान पाक की तिलावत की जाए और पाकी का खास ख्याल किया जाए। हम ये दम किया हुआ पानी दे रहे हैं। बच्ची को दिन में कम से कम 3 बार ज़रूर पिलाए और रात को बिना आयतुल कुर्सी और सूरह यासीन का दम किए सोने नहीं देना और अकेला भी नहीं छोड़ना। ये सारे मामलात 1 महीने तक चले। अप्पी के रूम में जाने से भी डर लगता था। हर दिन वो रोती थी तो कभी चिल्लाने लगती, बुरा भला बोलती। अम्मी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बराबर जाहिर करते कि वो क्या महसूस कर रही हैं। 1 महीने के बाद अप्पी की हालत अल्लाह ताला के फजल से ठीक होने लगी और सब ठीक हुआ। अम्मी ने उन बुजुर्ग अंकल से भी पूछा कि क्या घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप समझदार खातून हैं, वहम का शिकार ना बने। मसले घर का नहीं है, सिर्फ उन खबीस की शैतानी थी। अब अल्लाह पाक की इनायत है, सब ठीक हो गया है। अपनी ज़िंदगी में आए उस वक्त को भूल जाएं, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि दीन से दूरी इंसान के वजूद को ही नहीं बल्कि उसकी रूह को कमज़ोर कर देती है। और ये रूह जब इस कमज़ोरी के साथ नींद के दौरान आलम अरवाह में गर्दिश करती है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करती हैं जिनका मुकाबला एक कमज़ोर और दीन से गाफिल शख्स के लिए मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, यही था आज का एक और खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाकया। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में अपने भाई के लिए एक जुमला ज़रूर लिखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हॉरर स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिलते रहें।